नमस्कार, अमित प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य जारी है और इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने अचानक न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उसकी चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से मिनटों के अंदर जो जमीन खरीदी गई उसके दाम कई गुना ज्यादा दिए गए, 9 गुना तक दाम दिए गए। काफी इसकी चर्चा रही है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी मौजूद हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, ये जो एक चर्चा शुरू हुई, हालांकि ये सुखद चर्चा नहीं है क्योंकि देश भर से राम भक्तों ने उसमें दान दिया, आपने घर घर जाकर एकत्रित किया। ये जो विवाद हुआ है, जो आम जनमानस है, जो कानूनी भाषा को नहीं समझ पा रहा है, सबसे पहले तो आप उसे कैसे समझाएंगे? मैं अगर आपसे पूछूं कि आप 5 साल पहले एक ज़मीन खरीदे थे और आज उसको बेच रहे, तो वो 5 साल पहले के दामों पर जाएगी या आज के दामों पर जाएगी? तो आप सोचेंगे इसमें पूछने की क्या बात है। अगर मैंने 2015 में खरीदी थी तो 2021 में उसके ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये मेरा उत्तर है इस पूरे मामले के लिए। मैं थोड़ा विस्तार करता हूँ। ये भूमि है कुसुम पाठक और हरीश पाठक की। सितंबर 2019 में उन्होंने इस जमीन को बेचने का सौदा अंसारी तिवारी के साथ कर लिया। ये सौदा लिखित हुआ, उसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। उसमें कीमत लिखी गई 2 करोड़ रुपए और सितंबर 2019 में इस जमीन की कीमत अयोध्या में 2 करोड़ ही थी। खरीदने वालों की किस्मत देखो, नवंबर में राम जन्मभूमि का फैसला आ गया। रामलला का भव्य मंदिर बनेगा तो फिर विश्व भर से टूरिस्ट यहाँ आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, रेलवे स्टेशन बड़ा हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बन रहा है। और दूसरा हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम नई अयोध्या का निर्माण करेंगे जिसमें सब अच्छी सुविधाएं होंगी। सबको पता है कि इसके कारण वहाँ जमीन के भाव आसमान को छूने लगे। ट्रस्ट को जब जमीन चाहिए थी तो उनको ये जमीन बताई गई। अयोध्या का जो स्टेशन के भवन बन रहा है और वो राम मंदिर के जैसा बन रहा है, उसके द्वार के ठीक सामने ये जमीन है। प्राइम लोकेशन है, रेलेवेंट है, रेलवे स्टेशन के बाहर है सीधे। ट्रस्टियों ने पाठक से कहा कि आप ये जमीन हमको बेचिए। उन्होंने कहा हम बेच देंगे, पर हमने तो 2019 के सितंबर में समझौता किया है बेचने का। हमने अंसारी से कहा, उन्होंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरे पास सेल डीड नहीं है। हम सब इकट्ठा बैठे, पाठक, अंसारी और ट्रस्ट के लोग। ये फैसला हुआ कि पाठक अंसारी को बेच देंगे, माने 2019 का जो सौदा था उसकी सेल डीड करा लेंगे और फिर अंसारी हमको बेच देंगे। अंसारी किस भाव पे खरीदेंगे? तो उनकी किस्मत से अगर कीमत बढ़ गई है तो भी पाठक उनसे जो 2019 का बाजार भाव का एग्रीमेंट था उससे ज़्यादा नहीं मांग सकते थे, क्योंकि एग्रीमेंट है। इसलिए उनको 2 करोड़ में मिल गई। हालांकि ये 2 करोड़ का भाव उस दिन का नहीं था, ये 2019 का था, पर क्योंकि सौदा 2019 का था तो 2 करोड़ में गई और हमको मिलेगी आज के रेट में। हमने सर्वे किया तो आज का रेट 20 करोड़ का है। हमने बार्गेन किया तो 18.5 में हो गया फैसला। तो इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि 2 करोड़ की ज़मीन 10 मिनट में 18 की कैसे हुई,
तो ये 10 मिनट में नहीं हुई। ये 2 करोड़ का भाव है 19 का और 18 करोड़ का भाव है 2021 का। अब ये जो फैसला था ये बैक टू बैक डॉक्यूमेंट्स करने का था। तुम इनको बेचो, ये हमारे लिए एग्रीमेंट करेंगे। ये हमने मिलकर इकट्ठे बैठकर किया था। इसके डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए एक ही आदमी गया था। तो जो कागज ऊपर था उसका कागज उसके स्टैम्प पेपर पहले मिल गए, जो कागज नीचे था उसके बाद में मिल गए। कागज इकट्ठे तैयार हमने किए और उनको इकट्ठे रजिस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया। तो उसमें अलग अलग गवाह करने की जरूरत क्या थी? ये गवाह वाले सवाल पे मैं आ रहा था, आप स्पष्ट कर ही दें इसको। जब सौदा ही एक है, उसके 2 हिस्से हैं, सेल डीड और एग्रीमेंट टू सेल, तो दोनों में वही दोनों लोग गवाह हैं। इसमें कहाँ से आपत्ति हो सकती है? अलग अलग होते तो लोग कहते तुमने चालाकी की है, जब सब लोग वहीं थे तो 2 और गवाह क्यों पकड़ लाए अगले के लिए? स्वाभाविक है। इसलिए इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। क्यों कहा जा रहा है? कौन कह रहा है? जिसने कहा है वो तो पहले भी झूठ बोलते रहे। उन पर मानहानि के मुकदमे हुए, उन्होंने क्षमा मांगी है। क्या सजेशन है सर आपका ट्रस्ट को? हमने ट्रस्ट को कहा है कि मानहानि का मुकदमा करो और कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ मत करना, इसको अंतिम परिणति तक ले जाना। अपमान करने वालों को दंड मिलना चाहिए। 10 रुपए भी किसी घर से मिले, उनको जोड़ना है, उनकी सहभागिता है। यानी अब जब पूरे देश की सहभागिता हो गई और वो ऐसी खबर सुने, वो आहत हो कि हुआ क्या, क्या स्पष्टीकरण जो दिया गया वो समझा पाया लोगों को? 2 बातें हैं। एक तो स्पष्टीकरण समझ में आने वाला है। समय के साथ में संपत्ति के दाम बढ़ते हैं, इतनी ही बात है। दूसरी बात क्या है कि ये जो सारा नेतृत्व है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, लोग इसको बहुत सालों से देख रहे हैं। इन सब लोगों ने अपने लिए अपनी इच्छा से गरीबी का जीवन स्वीकार किया। चंपत जी संघ के प्रचारक हुए, अपने ऊपर कम से कम खर्चा करते हुए, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं में रहते हुए अपने पूरे जीवन को उन्होंने हिंदुत्व के लिए खपा दिया। राम जन्मभूमि का इतना बड़ा आंदोलन चलाया, परिवार नहीं रखा, विवाह नहीं किया, कोई आवश्यकताएं नहीं है। तो लोगों को लगता है कि ऐसे लोग भ्रष्ट किस लिए होंगे, किसके लिए होंगे? तो हमारे पास में एक विश्वसनीय नेतृत्व होना इस कारण, और हमारे पास में इसमें से प्रत्येक बात का उत्तर है इस कारण, हमें विश्वास है कि लोग गुमराह नहीं होंगे। इसलिए मैंने चेतावनी दी है कांग्रेस के लोगों को, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों को, कि दांव उल्टा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए खेल रहे हो ना, अगर राम जी से लड़ोगे तो विजयी नहीं हो सकते। अगर राम मंदिर का हमेशा विरोध किया है, हमें ध्यान है कि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जो उस समय थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा था कि कार सेवा के लिए हम पक्षी को भी पर नहीं मारने देंगे। वो उनके राज में गोलियां चली थी वहाँ पर और सरयू का पानी लाल हुआ था। हमको याद है कि कांग्रेस ने अपने राज में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम कोई इतिहास पुरुष नहीं है, वो तो एक काल्पनिक व्यक्ति है। राम सेतु तोड़ने का प्रयास किया था। मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन पे जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबरी ढांचे के नीचे रखी हुई मूर्तियों को वहाँ से निकलवाने का आदेश दिया था, और ये बात नरसिम्हा राव जी ने अपनी पुस्तक में लिखी है। तो जिन्होंने जीवन भर राम का विरोध किया, राम जी का काम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, अगर वो इस तरह के हथकंडे करेंगे तो हमको जनता की अदालत की चुनौती भी स्वीकार है।
अगर वो ज़बरदस्ती हमको खींचेंगे उस एरिना में, तो हम जनता के बीच में जाकर के इस साजिश को बेनकाब कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के जिस नेता ने शुरुआत में आरोप लगाए थे, उनके हवाले से खबर आ रही है, वो कह रहे हैं जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। लगभग 50 है उनका कहना है, ट्रस्ट ने अब तक की है। जांच होने के लिए कोई प्रथम दृष्टया केस होना चाहिए। अगर कोई कहे कि वरुण जी आपके पास आए थे कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, तो लोग कहेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ क्या है, वरुण पत्रकार हैं, वो आए थे, इंटरव्यू लेके गए, हमने ज़मीन खरीदी, बाजार भाव में खरीदी, इसकी जांच क्या होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वो आसमान पर थूक रहे। शिवसेना ने कहा है कि प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए। क्या ये विषय बहुत बड़ा हो गया है? अभी नई नई सेकुलर हुई है, इसलिए उसको बाकियों से जोर से बोलना पड़ता है। पर मैं सोचता हूं कि बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने हिंदुत्व की धारदार पार्टी खड़ी की थी, वो ऊपर से यह सब देख कर क्या सोच रहे होंगे। कैसा गंभीर पतन है। आपको ध्यान होगा, शिवसेना ने इस बात का भी विरोध किया था कि वहाँ भूमि पूजन का सार्वजनिक कार्यक्रम हो। उन्होंने कहा था वर्चुअल कर लो, उनकी मजबूरी है सेकुलर होने के लिए। ये बेमाना रद्द करना, क्या ये जो बात थी, इसे जिन्होंने आरोप लगाए, क्या उनको आपसे ट्रस्ट से पहले बात करनी चाहिए थी, दूसरा पहलू जानना चाहिए था? शिष्टता तो यही थी। और अगर वो एक ईमेल से या किसी तरीके से ट्रस्ट से उसका पक्ष जानना चाहते, तो ट्रस्ट उनको प्रसन्नता से उत्तर देता। पर फिर ये सब नहीं हो सकता था, इसलिए सत्य का अन्वेषण नहीं करना था। उस पूरे घटनाक्रम में से कुछ तथ्य निकालने थे, हाफ ट्रूथ, जिससे कुछ भ्रम फैले। वो भ्रम फैला है, और ये सब धुंध और बादल छट जाएंगे, सूर्य पूर्ण प्रकाश के साथ में रहेगा। एक एक पैसे को दांत से पकड़कर खर्च किया जा रहा है, कंजूसी से खर्च किया जा रहा है। राम जी का पैसा है, हम पहरेदार हैं, इस दायित्व को ट्रस्टी निभा रहे हैं, और जनता को उन पर विश्वास है। ट्रस्ट ने स्पष्टीकरण दिया, आपने अपनी बात रखी, उसके बाद भी चर्चा पूरी तरह थमी नहीं है। पटाक्षेप कैसे होगा? मैं नहीं कह सकता। हो सकता है वह लोग इसको चुनाव के अंत तक जीवित रखना चाहें, रखेंगे तो जनता के बीच में ये विषय जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव की पृष्ठभूमि में सारे आरोप लगाए जा रहे हैं? और कुछ कारण ही नहीं दिखता मुझे, क्योंकि जिस सौदे को पाक साफ समझता हूं मैं अपने अध्ययन से और वकीली ज्ञान से, उसमें आधे तथ्य छुपाकर बाकी आधे पे आरोप लगाना, ये तो बेईमानी है। उन्होंने 2019 का बयाननामा नहीं बताया, वो एग्रीमेंट टू सेल नहीं बताया, उससे कहानी पलटती है। क्या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश हुई है? और क्या हुआ है, और जानबूझकर हुई है। ये तो कीचड़ उछालने की बात है, पर ये कीचड़ टिकेगा नहीं। लोग इन सब ट्रस्टीज का जीवन जानते। चलते चलते सर, अंत में क्या राम मंदिर काज में कहीं कोई बाधा अभी है? कोई बाधा नहीं है। राम जी चाहेंगे तो 2024 में गर्भगृह में राम जी को विराज कर आप सबको उनके दर्शन का निमंत्रण देंगे। अब आप वर्ष ऐसा बता देते हैं कि लोग फिर उसे राजनीतिक तरीके से ही देखते हैं। अगर मैं 22 कहता तो आप कहते यूपी का चुनाव है, मैं 23 कहता तो आप 3-4 असेंबली का चुनाव बताते, 24 में पार्लियामेंट का चुनाव बताते। ऐसा कौन सा साल है जब 4-5 विधानसभाओं का चुनाव नहीं होता? आलोक जी, संजय सिंह के दिल्ली आवास पर कालिक पोती गई है बाहर, वो कह रहे हैं कि मुझ पर हमला करवाया जा रहा है, मेरी आवाज दबाने की कोशिश है, लेकिन राम मंदिर के चंदे में जो भी गलत हुआ है उसे मैं सामने लाकर रहूंगा। पर मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि हम एक लोकतंत्रीय देश हैं, हमको विरोध करने का अधिकार है। वो अधिकार कानून की सीमाओं के अंदर है, उसमें हिंसा शामिल नहीं हो सकती।
शालीनता से, कानूनी सीमाओं में रहते हुए विरोध करना चाहिए और उस सीमा रेखा को किसी ने भी लांघना नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी, जो अभी ट्रस्ट और ज़मीन को लेकर तमाम सवाल उठे हैं उस पर विस्तार से उन्होंने बात की है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।